स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जेएनयू मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में छापेमारी। कांग्रेस वाम दलों की बस्ती को हटाने की मांग। वित्त मंत्री जेटली ने कहा पत्रकारों पर हमला गलत। हरियाणा में जाट आंदोलन का 5वां दिन, 60 से ज्यादा ट्रेनों पर असर। सरकार ने आर्थिक तौर से पिछड़ों के लिए दुगना किया आरक्षण कोटा। आय सीमा 6 लाख करने का ऐलान। अरुणाचल में यथास्थिति कायम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मसले पर आज सुनवाई। राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश। दक्षिण चीन सागर में चीनी मिसाइल पर वियतनाम और जापान का एतराज। चीन का मध्यस्थता प्रस्ताव मानने से इनकार। अमेरिका का शांतिपूर्ण समाधान पर जोर। और तुर्की धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 28 की मौत, 60 से ज्यादा घायल। संसद और सैन्य मुख्यालय की सुरक्षा कड़ी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने की निंदा। और आइए विस्तार से हम खबरों पर नजर डालते हैं। और पटियाला हाउस कोर्ट में हिंसक झड़पों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। सोमवार और बुधवार को हुई मारपीट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस पर 6 वरिष्ठ वकीलों का पैनल आज रिपोर्ट सौंपेगा। इस बीच कांग्रेस और वाम दलों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की है, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया कर्मियों पर हमले को अनुचित बताया है। जेएनयू में देश विरोधी नारे के मामले में गिरफ्तार छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बीती रात तिहाड़ जेल ले जाया गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच कन्हैया को अलग सेल में रखा गया है। उधर दिल्ली पुलिस इस मामले में 10 और लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में छापे मारे। जो रिंग लीडर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है और हम जो है उनकी जो मुनासिब सर्च में हम लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही वो लोग पकड़े जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कल पटियाला हाउस कोर्ट में हुई हिंसक झड़पों के बाद दिल्ली पुलिस को कन्हैया समेत तमाम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो एनएचआरसी ने भी केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से घटना पर रिपोर्ट मांगी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने भी पत्रकारों पर हमले की निंदा की है। तो वाम दलों और कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। The police commissioner of Delhi has brazenly now come out virtually defending all this violence that is taking place. We do not think that the Delhi police commissioner has any right to continue in office. इससे पहले अदालत में मारपीट के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए वकीलों की एक टीम गठित की, जो आज रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच सरकार ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर संसद के बजट सत्र में आक्रामक रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। वहीं बीजेपी ने आज से 3 दिन के लिए जन स्वाभिमान अभियान चलाने का भी ऐलान किया है। The debate should go on and we have no problem when Parliament meets. All the facts will be placed by Parliament. The government itself will be insisting on a debate on the issues that have arisen out of this JNU problem. उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कन्हैया कुमार और गिलानी को रिहा करने की अपील की है। इससे पहले कल अदालत ने कन्हैया कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो 15 फरवरी को हुई मारपीट के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की ओर से सम्मन किए गए 3 वकीलों में से कोई भी बुधवार को पेश नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेएनयू मामले पर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान जेएनयू विवाद से पैदा हुए हालात पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जेएनयू विवाद के बाद दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है। वो अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी पर रिपोर्ट मांगी है।
गृह मंत्रालय ने पूछा है कि छात्रों ने किस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने मंगलवार शाम विश्वविद्यालय परिसर में रैली निकाली थी। इसमें कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी की गई थी। विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास ने कहा है कि अगर रिपोर्ट में देश विरोधी नारेबाजी की पुष्टि होती है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। So it is true that certain fringe elements raise those slogans. That is condemnable. We condemn that. But it is also true that for the sake of some fringe elements, 1%, 2%, I do not know what is that, the entire Jadavpur University community cannot be condemned. The entire Jadavpur University students' body cannot be condemned. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई है। बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ विश्वविद्यालयों में होने वाले भेदभाव को लेकर चर्चा होगी। इसके तहत ऐसे मसलों पर विश्वविद्यालय प्रशासन को संवेदनशील बनाने पर जोर होगा। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले पर देश भर में विरोध के बाद मंत्रालय ने बैठक बुलाने का फैसला किया। फरीदाबाद के सूरजकुंड में होने वाले इस एक दिवसीय बैठक में देश भर के 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल होंगे। बैठक में विश्वविद्यालयों में यूजीसी नियमन 2012 के तहत समानता को बढ़ावा देने और शिकायत निवारण संबंधी तंत्र को नहीं अपनाए जाने पर भी चर्चा होगी। हरियाणा में जाट आंदोलन से 5वें दिन भी सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ रहा है। इस बीच हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कोटा 10 से बढ़ाकर 20% करने का ऐलान किया है। वार्षिक आय सीमा भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है ताकि ईबीसी वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। झज्जर और रोहतक में 4 दिन पहले शुरू हुआ जाट आंदोलन हरियाणा के सोनीपत, भिवानी और हिसार तक पहुंच गया है। इन जिलों में रेल और सड़क यातायात ठप है। एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हजारों लोग बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर फंसे हैं। रेलवे के मुताबिक इससे 60 ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है, जबकि रोहतक दिल्ली मार्ग पर 2 ट्रेनों का रास्ता बदला गया। 60 ट्रेनें मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर है जो बंद है, इससे यात्री काफ़ी परेशान है। उसके साथ ही लगभग 40 गाड़ियाँ मालगाड़ियाँ भी चलती हैं, वो भी बंद है ट्रैक की बंद होने के कारण। आंदोलनकारियों ने कहा है कि सरकार की तरफ से पुख्ता प्रस्ताव आने पर ही आंदोलन खत्म करेंगे। पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बाधा पहुंचाने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल में सरकार गठन की कोशिशें एक बार फिर अधर में लटक गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट का यह आदेश केंद्रीय कैबिनेट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की गई है। अरुणाचल में चल रही सियासी उठापटक में एक नया मोड़ आ गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने कांग्रेस के 14 बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले की जानकारी भी मांगी है। अरुणाचल विधानसभा के महासचिव और गुवाहाटी हाईकोर्ट को गुरुवार तक इस मामले से जुड़े सभी कागजात पेश करने होंगे। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश का मतलब था राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाना। Well, as far as Arunachal is concerned, there is some privilege exchange between the governor and the president, which we cannot disclose. वहीं बीजेपी के समर्थन की बदौलत कांग्रेस के बागी विधायक कलिखो पुल ने अपनी सरकार के गठन की उम्मीद जताई है। कलिखो पुल का कहना है कि राष्ट्रपति शासन हटने पर सरकार बनाने का सबसे पहला मौका उन्हीं को मिलना चाहिए। एज एंड व्हेन जब भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन को रिवोक करेगा या शीश करेगा, उसी समय में क्योंकि हमारा पास मेजोरिटी है, हाईकोर्ट से हम लोग केस जीत चुका है, तो हमको बुलाना चाहिए, सरकार बनाने के लिए हमको मौका देना चाहिए। हमने ऐसा क्लेम किया। We have submitted him our demand. We have submitted that we 11 members BJP legislature support Kaliko Pul-led government unconditionally from outside. दरअसल अरुणाचल में सोमवार से ही सरकार के गठन की सुगबुगाहट थी, जिसे रोकने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि तब अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने और नई सरकार के गठन पर रोक से इनकार कर दिया था। इसके बाद पार्टी ने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल की मांग की थी।
गौरतलब है कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेता कलिखो पुल सरकार बनाने के लिए 32 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को सौंप चुके हैं। बीते साल दिसंबर से ही राज्य में संवैधानिक संकट बना हुआ है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की कोशिशें तेज हो गई हैं। करीब 1 महीने के गतिरोध के बाद बीजेपी ने पहल करते हुए पीडीपी से बातचीत की। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कल श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि बैठक के बाद राम माधव ने मीडिया से कोई बात नहीं की। राज्य में सरकार गठन को लेकर बीजेपी और पीडीपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच ये पहली औपचारिक बैठक थी। राज्य में फिलहाल राज्यपाल शासन लगा हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती ने शुरुआत में सख्त रुख दिखाते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार से कुछ मसलों पर ठोस आश्वासन की मांग की। हालांकि बाद में वरिष्ठ पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग ने कहा था कि पार्टी सिर्फ निश्चित समय सीमा के भीतर गठबंधन के एजेंडे को लागू करवाना चाहती है। कैबिनेट ने लाइगो इंडिया प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद गुरुत्वाकर्षण तरंगों में शोध को बढ़ावा देना है। प्रस्ताव के तहत बनने वाली लैब दुनिया में इस तरह की तीसरी लैब होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में विज्ञान से जुड़ा बड़ा फैसला हुआ। मंत्रिमंडल ने लाइगो इंडिया विज्ञान प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में नई जानकारियां जुटाने की एक अध्ययनशाला बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और तकनीक विभाग ने रखा था। ये मंजूरी ऐसे वक्त में मिली है जब कुछ दिन पहले गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान हुई थी। This approval coincides with the historic detection of gravitational waves a few days ago. So Indian science research is so fast. इससे साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को ग्रेविटेशनल वेव में गहराई से जाकर ग्लोबल लीडरशिप लेने में सुविधा मिलेगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 रेलवे लाइन और एक रेल पुल बनाने को मंजूरी दी। इस पर 10,700 करोड़ रुपए खर्च आएगा। This is to be mainly to be financed from extra budgetary resources. So this is what we are going to do it. And these projects are largely in the coal area, so that this will also augment the resources of railways in terms of carrying more freight. कैबिनेट ने परिसीमन कानून और जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलावों को भी मंजूरी दी। इसके जरिए बांग्लादेश से गलियारों की अदला बदली के बाद भारत आए लोगों के लिए विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सड़क, रेल, कोयला, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित मल्टी मॉडल मंच प्रगति के जरिए ढांचागत परियोजनाओं का जायजा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशन देश में आर्थिक गतिविधियों के केंद्र और प्रतिष्ठित भवन की हैसियत हासिल करें। इसके लिए उन्होंने हर राज्य में कम से कम एक स्टेशन को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों की सड़क और राजमार्ग संबंधी शिकायतों की समीक्षा भी की और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के जल्द निपटारे के आदेश दिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार तमाम अहम खबरें। पूरी जो हमारी जिंदगी भर की कमाई है उसको ट्रस्ट में डाल देंगे और सब जरूरतमंदों के काम आएगा वो। तुम अपना रंजो गम, ये गजल रिकॉर्ड किए हुए 40 बरस हो गए और अब तक लोग इसको याद कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। आदाब, मैं हूँ खयाम और मैं हूँ जगजीत कौर और आप हमसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। 90 के खयाम के साथ गुफ्तगू आज शाम 4:30 बजे। वित्त मंत्री अरुण जेटली 29 फरवरी को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आम बजट पेश करेंगे। बुनियादी स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य के जानकारों का मानना है कि इस क्षेत्र में आवंटन राशि को बढ़ाकर ही बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर किया जा सकता है। स्वास्थ्य पर भारत जीडीपी का करीब 1.5% खर्च करता है, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।
देश के विकास के खंभों में अहम खंभा माने जाने वाले स्वास्थ्य बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जानकार और स्वास्थ्य कार्यकर्ता चाहते हैं कि स्वास्थ्य के बजट में खासी बढ़ोतरी की जाए। इनका तर्क है कि अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर मरीजों की संख्या काफी होती है, लेकिन दवाई, सुविधा और डॉक्टरों की भारी कमी है। We need to ensure that they are adequately funded and the states are enabled to counter these, particularly at the primary health care level, but also when needed at the levels of more advanced health care. Otherwise, they will impose huge health care costs. 2014-15 में सरकार ने स्वास्थ्य बजट के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो पिछले सालों की तुलना में 27% अधिक था। लेकिन पिछले साल केंद्र सरकार ने इसमें 16% की कटौती कर दी, जिसकी वजह से स्वास्थ्य बजट 30,000 करोड़ रुपए हो गया। There is low budgetary allocation. They are developing some measures like public-private partnerships, then involvement of NGOs, then involvement of voluntary people like businessmen, if they help us. So I think even there is low budgetary allocation. This government has launched an excellent skill upgradation program. I think we do not have paramedicals which are required. Doctors have to run up for jobs which paramedics can do very well. स्वास्थ्य पर भारत अपने जीडीपी का करीब 1.5% खर्च करता है। वहीं ब्राजील 4.3%, रूस 3.8% और चीन 3% खर्च करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं को और कारगर करने की जरूरत है, और ये तभी संभव है जब सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे। अंशु जयसिंह, राज्यसभा टीवी। आसियान के देशों के साथ भारत संयुक्त उपक्रम के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहता है। इसके लिए दोनों के व्यवसायियों को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। खासकर 2018 तक भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे शुरू करने के बाद भारत इस इलाके से व्यापार में तेजी लाने की तैयारियां कर रहा है। दिल्ली डायलॉग में आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आसियान देशों के अंतर मंत्रालयी सत्र की शुरुआत करेंगी। आसियान संबंधों को व्यापारिक धरातल पर उतारने के लिए बुधवार को दिल्ली डायलॉग की शुरुआत हुई। पहली बार आसियान और भारत के व्यापारिक और उद्योग जगत के लोगों ने इस पर खास चर्चा की। विदेश मंत्रालय के सचिव अनिल वाधवा ने जोर दिया कि आसियान देशों को सेवा क्षेत्र में व्यापार संबंधी समझौतों को अपने अपने देशों की संसद से पारित करना चाहिए। So far, India, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Singapore, Vietnam and Thailand have ratified the agreements. Lao PDR has ratified the agreement on trade and services. So we request you to use your good offices to encourage the remaining ASEAN countries to ratify the agreement at an early date. संयुक्त उत्पादन के उपक्रमों के लिए भारत का जोर खासकर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम पर है, लेकिन वियतनाम को छोड़कर इनमें से अन्य 3 देशों पर चीन का खासा प्रभाव है। इसलिए भारत को इनके साथ आर्थिक तौर पर जुड़ने के लिए खासी मशक्कत और अच्छा खासा निवेश करना पड़ेगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के वूरी द्वीप पर चीन की तरफ से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात करने की खबर है। इसके बाद वियतनाम और जापान ने इसे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है। वहीं अमेरिका ने घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए विवाद के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। इधर चीन ने इसे अपना क्षेत्र बताते हुए और संबंधित पक्षों से इस इलाके में असैन्यीकरण के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया है। चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर में विमान रोधी मिसाइलें तैनात कर दी। इसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। वियतनाम और जापान ने चीन के इस कदम पर चिंता जताई है। 南シナ海における大規模、そして急速な埋め立て、また拠点構築、その軍事目的の利用など一方的に現状を変更し、 अमेरिका ने इस क्षेत्र में जारी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हुए इस ओर ठोस कदम उठाने की अपील की है। Well, we have said repeatedly with respect to China that the standard that should be applied to all countries with respect to the South China Sea is no militarization. It's a serious concern. We've had these conversations with the Chinese.
इधर चीन ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर के असैन्यीकरण के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा। 符合各方的利益，但非军事化不能够仅仅针对单一的国家，也不能够实施双重或者多重的标准。 इस बीच चीन ने संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण चीन सागर को लेकर फिलीपींस की ओर से दायर मध्यस्थता के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। चीन ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर अपने पुराने रुख पर कायम है। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना हिस्सा बताता है, इसके चलते उसका इस मुद्दे पर फिलीपींस, वियतनाम, जापान के साथ विवाद चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुर्की की राजधानी अंकारा में सेना के सर्विस वाहनों को निशाना बनाकर किए गए कार बम धमाकों में 28 लोगों की मौत हुई है, 61 लोग जख्मी हुए हैं। तुर्की के उप प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी है। हमले को किसने अंजाम दिया, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। घटनास्थल पर तुर्की सेना के मुख्यालय और संसद के करीब था। भीषण विस्फोट की आवाज पूरे शहर में सुनाई दी, जिससे लोग दहशत में आ गए। हमले में जवानों को लेकर जा रहे सेना के वाहनों के काफिले को निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री ने घटना की जानकारी मिलने के बाद अपनी ब्रसेल्स यात्रा रद्द कर दी है। इस बीच राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा है कि हमले के लिए जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। En ince detayına kadar bütün veriler, bütün bulgular titizlikle değerlendiriliyor. Bu saldırının henüz şu ana kadar saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair bir bilgi elimizde yok ve böyle bir açıklama da yapılmadı. मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी में जुटी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो को न्योता दिया है। संभावित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को लेकर अगले महीने वॉशिंगटन में बैठक होनी है। इसमें अलग अलग देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। नासा के जेट प्रोपल्जन लेबोरेटरी के सहायक निदेशक जैकब वॉन जाइल ने दिल्ली में बताया कि नासा मंगल पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के प्रति आशान्वित है। इसके लिए कुछ रोबोटिक मिशन शुरू करने की जरूरत है। भविष्य के तालमेल पर चर्चा करने के लिए इसरो को आमंत्रित किया गया है। इसरो नासा का मार्स वर्किंग ग्रुप मंगल ग्रह के बारे में शोध में सहयोग बढ़ाने को लेकर काफी उत्साहित है। हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार खय्याम का आज जन्मदिन है। करीब 3 पीढ़ियों को अपने संगीत से मुग्ध रखने वाले खय्याम ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। राज्यसभा टीवी से बातचीत में खय्याम ने बताया कि उन्होंने संघर्ष करने वाले कलाकारों के लिए अपनी पूरी संपत्ति दान करने का फैसला किया है। मोहम्मद ज़हूर खय्याम हाशमी यानी संगीतकार खय्याम ने 6 दशक के फिल्मी करियर में चुनिंदा फिल्में की, लेकिन उनका हर नगमा आज भी कानों में रस घोलता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। खय्याम साहब का जन्म 18 फरवरी 1927 को पंजाब के राहोन में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। फिल्म कभी कभी, उमराव जान, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, बाजार, रजिया सुल्तान समेत कई फिल्में बड़ी कामयाब रहीं। फिल्मी कलाकारों के असुरक्षित भविष्य को देखते हुए उन्होंने मृत्यु के बाद अपनी समस्त चल अचल संपत्ति दान करने का फैसला किया। एक ट्रस्ट के जरिए आने वाले समय में कलाकारों को मदद दी जाएगी। पूरी जो हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है उसको ट्रस्ट में डाल देंगे और सब ज़रूरतमंदों की काम आएगा वो। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में खय्याम साहब और उनकी पत्नी जगजीत कौर ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं राज्यसभा के विशेष प्रोग्राम गुफ्तगू में आज शाम 4:30 बजे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर।
जेएनयू मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में छापेमारी। कांग्रेस वाम दलों की बस्ती को हटाने की मांग। वित्त मंत्री जेटली ने कहा पत्रकारों पर हमला गलत। हरियाणा में जाट आंदोलन का 5वां दिन, 60 से ज्यादा ट्रेनों पर असर। सरकार ने आर्थिक तौर से पिछड़ों के लिए दुगना किया आरक्षण कोटा। आय सीमा 6 लाख करने का ऐलान। अरुणाचल में यथास्थिति कायम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मसले पर आज सुनवाई। राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश। दक्षिण चीन सागर में चीनी मिसाइल पर वियतनाम और जापान का एतराज। चीन की मध्यस्थता प्रस्ताव मानने से इनकार। अमेरिका का शांतिपूर्ण समाधान पर जोर। तुर्की धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 28 की मौत, 7 से ज्यादा घायल। संसद और सैन्य मुख्यालय की सुरक्षा खड़ी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने की निंदा। और आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।